नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्राउन रूल के अंतर्गत 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, है ना, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। इससे पहले हमने क्राउन रूल में प्यारे दोस्तों 1858 ईस्वी का जो एक्ट था, 1861 का जो एक्ट था और 1892 का जो एक्ट था प्यारे दोस्तों, उसके बारे में हमने चर्चा किया, जिसमें हमने देखा था प्यारे दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन जो है सबसे बदनाम वायसराय साबित हुआ और उसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, है ना, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई उसने। और उसी एक्ट के तहत जो है प्यारे दोस्तों बंगाल का विभाजन भी किया गया। इसके बारे में हमने लास्ट डे डिस्कस किया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हमने कर लिया था। इससे आगे आज हम करने वाले हैं 1909 ईस्वी का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके बारे में, और इसी को बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इसमें क्या बताया गया है। क्राउन रूल के तहत हमें इसमें क्या पढ़ना है कि लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत का वायसराय बनकर आया। तब इसने भारत के हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने के लिए ब्रिटेन से एक एक्ट लेकर आया जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है ना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जब ये वायसराय बनकर आया तब इसने क्या किया, भारत के जो हिंदू और मुस्लिम थे उनके बीच फूट डालने का काम किया, है ना। और इसी के तहत एक रिफॉर्म एक्ट लेकर आया जिसे कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, है ना। उस समय भारत का राज्य सचिव हुआ करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे कौन, मार्ले, और वायसराय था मिंटो। इन्हीं दोनों के नाम से इस अधिनियम का नाम रखा गया मार्ले मिंटो अधिनियम। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि सेपरेट इलेक्शन डिवीजन फॉर मुस्लिम्स, है ना। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया मेरे प्यारे दोस्तों कि मुस्लिम और हिंदुओं का जो है इलेक्शन वो अलग अलग सेपरेट कर दिया गया, बांट दिया गया, है ना। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। ये काम किया गया मेरे प्यारे दोस्तों। यह इसलिए किया गया ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न हो। अब तक मुसलमानों और हिंदुओं के बीच केवल धार्मिक क्षेत्र में मतभेद था, परंतु अब इस अधिनियम से राजनीतिक क्षेत्र में भी मतभेद उत्पन्न कर दी गई, है ना। पहले तो सिर्फ धर्म को लेकर हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई होता था, बज्जक होता था, विवाद होता था, लेकिन इस नियम के तहत क्या कर दिया गया कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इनके बीच क्या ला दी गई, दूरियां ला दी गई, विवाद उत्पन्न कर दिया गया, मतभेद ला दिया गया। ये सोच समझकर चली हुई एक चाल थी अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए मुसलमानों को निर्वाचन के पृथक मंडल दिए गए और इसी के तहत मुसलमानों के लिए जो मतदान है, जो चुनाव होता था प्यारे दोस्तों, निर्वाचन, है ना, उसके लिए अलग मंडल बना दिया गया। भारतीय मुसलमानों को मतदान के विशेष अधिकार भी दिए गए और यह नियम बनाया गया कि मुसलमानों को 2 मत देने का अधिकार होगा, एक मत मुस्लिम उम्मीदवार और दूसरा जिसे वह योग्य समझे उसे दे सकता है। इस तरह से दूसरा मत भी मुस्लिम को ही मिलता था। तो इस तरह से इस नियम में क्या बनाया गया प्यारे दोस्तों कि मुसलमानों को 2 मत देने का अधिकार दे दिया ये सब। और पहला मत तो वो बोला गया कि मुसलमानों को ही दीजिए, है ना, मतलब कि अपने अनुसार एक मत मुस्लिम उम्मीदवार को देना है और दूसरा मत जो है आप जिसको योग्य समझे दूसरे कैंडिडेट को भी दे सकते थे। लेकिन ऐसा कभी होगा प्यारे दोस्तों? सब तो जाति पाति ही देखेंगे, अपने ही धर्म के लोग को जिताना चाहेंगे, तो दूसरा मत भी क्या करते थे, वे मुसलमानों को ही दे दिया करते थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया जिसमें 69 सदस्य हुआ करते थे, है ना। in which there was 69 members in Central Legislative Assembly. So
प्यारे दोस्तों, इस तरह से एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या किया गया, केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें 69 सदस्य हुआ करते थे। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि एक प्रांतीय विधानसभा, है ना, एक प्रांतीय विधानसभा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 50 सदस्य हुआ करते थे, है ना। और इस तरह से एक प्रांतीय विधानसभा का भी गठन किया गया और एक केंद्रीय विधानसभा का भी गठन किया गया था। केंद्रीय वाले में 69 सदस्य और प्रांत वाले में 50 सदस्य हुआ करते थे। इसी अधिनियम के बारे में लॉर्ड मिंटो ने कहा कि हम ऐसे नाग का दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम बहुत भीषण होगा और लंबे समय तक भारतीयों को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने साफ कहा था, किसने, यही लॉर्ड मिंटो ने कहा कि हम ऐसे नाग का दांत भी बो रहे हैं जिसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत ही भयानक होगा, बहुत ही भीषण होगा, बहुत खतरनाक रूप ले लेगा। और वो हो हुआ भी प्यारे दोस्तों, है ना। हिंदू और मुसलमानों के बीच देश का बंटवारा हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, तो जिसका जो है लंबे समय तक क्या होगा, भारतीयों को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने ये नियम बनाया था। महात्मा गांधी ने इस अधिनियम के बारे में कहा, यह अधिनियम भारत का सर्वनाश कर देगा। महात्मा गांधी ने इसके बारे में टिप्पणी किया, अपना वक्तव्य पेश किया कि यह जो अधिनियम है यह भारत का क्या कर देगा, सर्वनाश कर देगा, है ना। और आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि यही कारण था कि विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में हुआ। रिजल्ट के रूप में हमने अभी बताया प्यारे दोस्तों कि यही कारण क्या था कि भारत में विभाजन जो है हुआ पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का, इसी के कारण से हुआ, है ना। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक नया एक्ट आता है 1919 में, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। इसी क्राउन रूल में जो है नेक्स्ट जो एक्ट आता है 1919 का, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी कहा जाता है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919, इसी एक्ट को दूसरे एक्ट के रूप में क्या कहा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो ये कब आया था, 1919 में आया था मेरे प्यारे दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में। तो इसमें क्या बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों कि ब्रिटिशर्स डिक्लेयर्ड टू गिव अ डोमिनियन स्टेट फॉर इंडिया, भारत को डोमिनियन राज्य, स्वशासन का दर्जा देने की घोषणा की गई। किसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, है ना। इस एक्ट के तहत जो है भारत को स्वशासन राज्य बनाने की बात कही गई, है ना। भारत को कहा गया कि ये ठीक है, आप जो है भारत में जो शासन चलेगा वो किनके द्वारा चलेगा, भारतीयों के द्वारा चलेगा। भारत खुद अब अपना शासन इस पर चलाएगा, है ना। लेकिन जो अधिकार होगा वो किसका होगा, अंग्रेजों का ही होगा। तो इस तरह का ये नियम इसमें लाया गया। भारत पर अधिकार अंग्रेजों का ही होगा, परंतु भारत का प्रशासन भारतीयों के लिए स्वतंत्र कर दी जाएगी। तो इस तरह से इस अधिनियम में बताया गया प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया भी कि भारत का पर जो है अधिकार अंग्रेजों का ही होगा, लेकिन उस पर सिर्फ प्रशासन व्यवस्था कौन चलाएंगे, भारतीय चलाएंगे। ये नियम लाया गया था ये 1919 वाले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। उस समय भारत का राज्य सचिव था मॉन्टेग्यू और वायसराय था चेम्सफोर्ड, इसलिए इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है। डायरची इन प्रोविंसेस वाज अप्लाइड, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, है ना। 1919 से 1935 तक इसी अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। डबल टैक्स की जो थी नियम, उसको अप्लाई किया गया, है ना। इसी को बोलते हैं डायरची या फिर द्वैध शासन। डायरेक्ट इलेक्शंस, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली वेयर इम्प्लीमेंटेड इन दिस एक्ट, है ना। जो है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का लागू किया गया इस एक्ट के तहत, है ना।
पहले अप्रत्यक्ष रूप से होता था, प्रत्यक्ष रूप से होगा। वुमेन गोट द राइट टू वोट, और महिलाओं को वोट करने का भी अधिकार मिला इस एक्ट के तहत। स्टेट सेक्रेटरी एंड काउंसिल्स सैलरी पेड बाय ब्रिटिशर्स अगेन, और जो स्टेट के सेक्रेटरी होते थे, स्टेट सेक्रेटरी, और जो काउंसिल्स होता था, है ना, उसके जो मेंबर्स होते थे, उनका जो है सैलरी फिर से किसके द्वारा दिया जाने लगा? ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया जाने लगा। पहले ये नियम बनाया था कि इंडियंस का जो है इकोनॉमी वहीं से इनको मिलेगा, लेकिन इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? ये फिर से ब्रिटिशर्सों के द्वारा इनको जो है सैलरी पेमेंट दिया जाने लगा। द्वैत शासन का समीक्षा हर 10 वर्ष में करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। जो द्वैत शासन व्यवस्था लगाया गया था प्यारे दोस्तों, डायरची सिस्टम, तो उसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, एक कमीशन का गठन किया गया, जिसे क्या कहा जाता था? साइमन कमीशन, है ना। तो 1928 ईस्वी में, 1919 में तो वो लागू हो गया था, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो उसके 10 साल के बाद एक कमेटी बना करके भेजा गया साइमन कमीशन, जो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसके 7 सदस्य हुआ करते थे, है ना। जो साइमन कमीशन था मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें कितने कमीशन हुआ करते थे, कितने मेंबर हुआ करते थे? ओनली 7, और सातों क्या होंगे? ब्रिटिशर्स होंगे। इस आयोग का पुरजोर विरोध भारतीयों और कांग्रेस द्वारा किया गया। ये जो साइमन कमीशन था प्यारे दोस्तों, इसका पुरजोर बहुत जोर तरीके से क्या किया गया? इसका विरोध किया गया। किसके द्वारा? भारतीयों और कांग्रेसियों के द्वारा किया गया, क्योंकि भारतीय चाहते थे कि इस आयोग में एक सदस्य भारतीय हो, जिससे पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक भी सदस्य भारतीय नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके वजह से क्या हुआ? पारदर्शिता तो नहीं रहेगी, है ना। पारदर्शिता बनी कैसे रहेगी? सब तो वो लोग अपने मर्जी से करेगा। कोई इंडियन होता तभी तो वो बात क्लियरली पता चलता। इस आयोग का विरोध लाहौर में किया गया और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, है ना। इस जो कमीशन आया, इस कमीशन का जो है विरोध प्यारे दोस्तों कहाँ पर किया गया? लाहौर में, और साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया। इसी विरोध में अंग्रेजों द्वारा लाठी चार्ज किया गया, है ना, और एक लाठी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के सर पर लगा और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कि उसी विरोध प्रदर्शन में क्या हुआ कि पुलिस द्वारा क्या किया गया? लाठी चार्ज किया गया, जो विरोध कर रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे। और उसी प्रदर्शन में हमारे थे कौन? पंजाब केसरी, जिनको कहा जाता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को ही क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। और ये भी उस विरोध में शामिल थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी लाठी चार्ज के दौरान क्या हुआ? एक डंडा जो है, एक लाठी जो है, इनके सर पर लगा, जिससे उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो साइमन कमीशन का स्वागत किए थे, है ना। ऐसे भारतीय जिसमें साइमन कमीशन का स्वागत किया, उनमें से थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी, है ना, सर छोटू राम किसान दल के नेता थे, है ना, और मोहम्मद सैफी ग्रुप। मोहम्मद सैफी ग्रुप मतलब कि मुस्लिम लीग के जो ग्रुप थे, और यूनियन पार्टी के, है ना, जो सर छोटू राम थे, और फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन सबको क्या किया गया? इन सब ने क्या किया? इस साइमन कमीशन का स्वागत किया, क्योंकि ये सब निचले वर्ग के लोग थे, निचले वर्ग के लोग थे, मतलब कि उच्च वर्गों द्वारा इनका शोषण किया जाता था, इनको दबाया जाता था। इस आधार पर ये क्या करते थे? हमेशा उनके विपरीत कार्य करते थे, और साइमन कमीशन का इस तरह से इन्होंने क्या किया? स्वागत किया मेरे प्यारे दोस्तों।
आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि लाला लाजपत राय के मृत्यु के बाद, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद विरोध और बढ़ गया। इसी विरोध को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने उस समय के राज्य सचिव लॉर्ड बर्केनहेड को 1928 में भेजा। लॉर्ड बर्केनहेड कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू से मिला और मोतीलाल ने उससे स्वराज की मांग की थी, है ना। तो जब ये जो विरोध था प्यारे दोस्तों वो बढ़ने लग गया, तब इस विरोध को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने उस समय के जो राज्य सचिव था, कौन, लॉर्ड बर्केनहेड, है ना, उसको भेजा वो लोग कि जाइए और वहाँ जो विरोध चल रहा है उसको शांत कीजिए, दबाइए, है ना। तो 1928 में ये आया, कौन, लॉर्ड बर्केनहेड। और लॉर्ड बर्केनहेड ने कांग्रेस के उस समय जो अध्यक्ष थे, कौन, मोतीलाल नेहरू, उनसे जाकर के मिले और मोतीलाल ने उनसे क्या कहा, स्वराज की मांग रख दी उनके सामने। किसकी मांग रख दी, स्वराज की मांग रख दी। स्वराज वर्ड गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। ये जो स्वराज वर्ड है मेरे प्यारे दोस्तों, स्वराज शब्द, ये किसके द्वारा दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। एंड फर्स्ट डिमांड बाय दादा भाई नेरोजी, और इसकी पहली मांग किसके द्वारा की गई थी, दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्वराज की पहली मांग की गई थी, है ना। ये शब्द तो दिया था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, और इसका पहला मांग किसने किया था, दादा भाई नेरोजी ने किया था। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इस एक नोट है, एक कुछ बात है, जब लॉर्ड बर्केनहेड मिलने आया था किससे, मोतीलाल नेहरू जी से, तो उनके बीच क्या क्या बातें हुई उनके बारे में देखते हैं कि जब मोतीलाल नेहरू ने, है ना, जब मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की मांग की, तब बर्केनहेड ने कहा कि हम स्वराज देंगे, परंतु आप पहले एक दस्तावेज मसौदा रिपोर्ट तैयार कीजिए और सभी दलों से सहमति लेकर हमें पेश करें। ऐसा हुआ तो हम सब ब्रिटिशर्स 1 साल के बाद भारत छोड़कर चले जाएंगे, है ना। वह ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था कि इनके बीच कभी भी सहमति नहीं बनेगी, है ना। तो इस तरह से उसने एक चाल खेला, किसने, बर्केनहेड ने। जैसे ही स्वराज की मांग की मोतीलाल नेहरू ने, तो बर्केनहेड ने भी अपने दिमाग की बत्ती जलाई और एक क्या किया, प्रस्ताव भी उनके सामने, एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि शर्त रख दी, है ना, कि हम तो आपको स्वराज दे देंगे, है ना, और 1 साल के बाद छोड़ करके सारे ब्रिटिशर्स अपने देश चले जाएंगे, लेकिन आपको एक रिपोर्ट, एक मसौदा तैयार करना होगा, एक दस्तावेज तैयार कीजिए, और भारत में जितने भी दल हैं, जितने भी नेताओं के जो दल हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मतलब क्षेत्रीय जो भी दल हैं, जो उनके लीडर हैं, उनके जो नेतृत्व करता है, उनसे आप क्या कीजिए, सहमति के रूप में हस्ताक्षर करवाइए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम भारत छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता था नहीं, क्योंकि सभी दलों का अपना अपना कुछ अलग अलग मतलब कि मतभेद था आपस में, किसी का कुछ अलग मांग है, किसी का कुछ अलग मांग है ना। तो इस तरह से वो जानता था कि कभी भी जो है सभी दल के नेता इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, इसलिए वो इस तरह का डिमांड उसके सामने, इस तरह का शर्त रख दिया, ताकि ये जो है काम पूरा ना कर सके और ये स्वराज की प्राप्ति भी नहीं कर सके। तो इस तरह से उसने चाल खेला मेरे प्यारे दोस्तों, बर्केनहेडवा बहुत ही बदमाश। इस तरह 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया, है ना, जो उनसे बोला गया था कि आप मसौदा तैयार कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए, डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह से उनके बात कहने के बाद 1928 में नेहरू जी ने एक रिपोर्ट पेश किया गया, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट जो है कब पेश किया गया था प्यारे दोस्तों, 1928 ईस्वी में, है ना। दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना।
और यही रिपोर्ट जो है हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट कहलाता है ना। इसी रिपोर्ट को हमारे संविधान का क्या कहा गया, ब्लूप्रिंट कहा गया है ना। फर्स्ट रिटेन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, है ना। पहली बार जो है लिखित, है ना, मूलभूत जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों इंडिया के, तो इसी रिपोर्ट में पेश किया गया था, है ना। जो पहला लिखित डिमांड था किसका, फंडामेंटल राइट्स का, वो पहली बार लिखित रूप में पेश किया गया इस रिपोर्ट में। इसीलिए इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है ना। सभी भारतीय नेताओं ने इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया और मोतीलाल जो है शर्त हार गए। वो जानता था कि जो जिन्ना है वो कभी साइन नहीं करेगा, इसलिए जानबूझकर उसने वो शर्त रखी थी। किसने, लॉर्ड बर्किनहेड ने। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से जितने भी दल के नेता थे लगभग सभी ने क्या कर दिया, अपना सहमति दे दिया, साइन कर दिया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा नहीं किया, हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किया। और इस तरह से मोतीलाल नेहरू जो थे अपना शर्त हार गए और उन्होंने अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेट की ही मांग कर दी, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं माने और पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। जब मोहम्मद अली जिन्ना जो है साइन नहीं किए, तब मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा कि ठीक है, अगर मैं शर्त हार गया तो चलिए ठीक है कि आप मुझे डोमिनियन राइज का ही दर्जा दे दीजिए, है ना। मतलब कि एक तरह से बुड़बक वाला काम मोतीलाल नेहरू जी भी कर रहे थे। डोमिनियन राइज की क्या जरूरत जब हमको स्वतंत्र जीना है, तो है ना। मतलब हम सिर्फ शासन व्यवस्था चलाएं और हमारे ऊपर अधिकार कोई और करे, नहीं। तो इस तरह से उनके जो बेटे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही इस बात का क्या कर दिया, विरोध कर दिया, है ना। नहीं कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो पूरा कंप्लीट पूर्ण स्वराज चाहिए, अदरवाइज ये डोमिनियन स्टेट नहीं चलेगा। तो इस तरह से दोनों बाप बेटे के बीच में विरोध हुआ, एक तरह से सही भी हुआ, वरना फिर अगर सभी मान जाते तो अभी तक हमारे ऊपर किसका राज चल रहा होता, ब्रिटेन का ही चल रहा होता, है ना। इसी मतभेद से दोनों बाप बेटा में दरार उत्पन्न हो गया, है ना। इस मतभेद से क्या हो गया, दोनों बाप बेटा के बीच में दरार उत्पन्न हो गया और 1928 में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। और कांग्रेस जो थी पहले की कांग्रेस, वो ओल्ड कांग्रेस, है ना, और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के रूप में दो भागों में बट गई। तो ओल्ड कांग्रेस मतलब कि जो बूढ़े बूढ़े नेता लोग होते थे, ओल्ड उम्र दराज, है ना, वे लोग एक साइड हो गए, और जो जवान युवा होते थे, है ना, एकदम उबलते खून वाले नहीं कह सकते हैं, मतलब कि कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखने वाले, सोचने वाले। तो इस तरह से दो ग्रुप में बढ़ गया, एक ओल्ड कांग्रेस और एक ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, है ना। और ओल्ड कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, मोतीलाल नेहरू, और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ये थी बातें, एक तरह से बहुत अच्छा किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय पर। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जब साइमन कमीशन रिपोर्ट तैयार कर वापस ब्रिटेन आया, है ना, जब साइमन कमीशन रिपोर्ट तैयार कर वापस ब्रिटेन आया, तब कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही थी और ब्रिटेन सरकार भी इससे असंतुष्ट था, है ना। जो ब्रिटेन सरकार थी प्यारे दोस्तों, वो भी इससे नाराज थी, खुश नहीं थी कि इन्होंने कैसा रिपोर्ट तैयार किया है, सही रिपोर्ट नहीं लग रहा है ना। और कांग्रेस भी इसका लगातार क्या करते रहा था, विरोध कर रहा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने, इसलिए किसने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को लंदन बुलाकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और सभी भारतीय नेताओं को बुलाकर गोलमेज सम्मेलन किया, है ना। तो गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ, 1930, 31 और 32। तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी प्यारे दोस्तों हम विस्तृत से देखेंगे जब राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर जो है पढ़ेंगे तब।
तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से जब ब्रिटिश सरकार भी असंतुष्ट हुआ, भारतीय भी असंतुष्ट थे, तो इसी चीज पर जो है निर्णय लेने के लिए क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को भारत बुला करके किस चीज का सम्मेलन किया, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी। कब कब फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में, और थर्ड हुआ था 1932 में। तो इस तरह से ये काम हुआ। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया लंदन में, है ना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन कब किया गया था, लंदन में किया गया था। कब, 1930 में, है ना। और इस सम्मेलन में कोई भी कांग्रेसी नेता ने भाग नहीं लिया और पूरी तरह विरोध किया, है ना। कांग्रेसियों ने इसका क्या किया, पूरी तरह से विरोध किया, और कोई भी कांग्रेसी नेता इसमें भाग नहीं लिया। क्यों लेगा? तो इसमें एक और बात आता है प्यारे दोस्तों कि 1931 में कराची में कांग्रेस सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेसियों द्वारा भारत की मूल अधिकार की मांग की बात कही गई, और कहा गया कि इस मांग की बात कहने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाएगा, है ना, या फिर भेजा गया। तो 1931 में जब कांग्रेस सम्मेलन हुआ, है ना, तो उस समय जो अध्यक्ष थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उनके अध्यक्षता में कांग्रेसियों द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत को क्या है, मूल अधिकार की मांग करना है, और कहा गया कि इस मांग की बात कहने के लिए, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होगा उसमें ये बात रखने के लिए कौन जाएंगे लंदन, महात्मा गांधी जाएंगे और इस बात को रखेंगे। तो 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, है ना, कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर महात्मा गांधी जी गए इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में। अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया कि अगला इंडियन एक्ट भेजा जाएगा, तब इस अधिकार को शामिल कर दिया जाएगा। तो इस गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने क्या किया, आश्वासन दिया, है ना, उम्मीद दी कि जब अगला इंडियन एक्ट बना करके भेजा जाएगा, तब इस एक्ट में क्या किया जाएगा, इस अधिकार को शामिल कर दिया जाएगा, ये आश्वासन दिया, है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें तीनों में भाग लेने वाले कौन आदमी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों ये जो है 1919 वाला जो है, और साइमन कमीशन जो है प्यारे दोस्तों, और थोड़ा हद तक तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में और अभी विस्तृत पढ़ना ही है, तो इसके बारे में हमने देखा। तो आगे जो है प्यारे दोस्तों हम पढ़ेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, जो बहुत ही अहम और खास होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।